हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको आजकल मैकेनिकल की जो कंपनीज़ हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल पे रख रहे हैं, जिससे कि आप लोग जो है अगर फ्यूचर में या फिर आगे जो है इन कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया रहे कि इन कंपनीज़ में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो क्या रहता है और किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में इन्होंने जो है एप्लीकेंट से पूछे या कैंडिडेट से पूछे हैं इंटरव्यूज़ में। जो क्राइटेरिया है वो कंपनीज़ का चेंज होता रहता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और आज जो कंपनी है, आज हम बात कर रहे हैं सुब्रोज कंपनी की। सुब्रोज कंपनी जो है आपका मारुति की जो है एक वेंडर कंपनी है, जो कि जो आपका एयर कंप्रेशर सिस्टम है उसको बनाने का काम करती है, एसी ब्लॉक्स वगैरह। और आपका जो एसी जो लाइन है मारुति सुजुकी की, ठीक है ना, उसमें जो आपका एसी का जो काम है वो सारा सुब्रोज कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके कंपोनेंट्स वगैरह को। तो आज हम सुब्रोज के बारे में बात करेंगे। और सुब्रोज जो आपका नोएडा में है, इसके 3 अलग अलग प्लांट हैं। एक आपका इसका डाई एंड कास्टिंग का प्लांट है, दूसरा इसका जो है एक प्रोडक्शन का है जिसमें आपका कंप्रेशर के जो है आपका जो एसी में कंप्रेशर लगता है उसके जो ब्लॉक्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और आपको इसका एक आपका टेक्निकल सेंटर है और साथ में इसका R&D डिपार्टमेंट है। तो सुब्रोज जो आपका नोएडा में है। तो इसमें जो भर्ती होती है, इसमें आपका DET के लिए और आपका GET के लिए भर्ती होती है। आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग आफ्टर डिप्लोमा और आपका GET जो आपका ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग आफ्टर BTech, ठीक है। तो मैकेनिकल या फिर जो अलाइड ब्रांचेज हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, आपका ऑटोमोबाइल हो गया, मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया। तो इन फील्ड से रिलेटेड जो बच्चे हैं जो डिग्री या डिप्लोमा करते हैं तो वो बच्चे सुब्रोज में फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिप्लोमा वाले जो हैं डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग DET की पोस्ट पर लगते हैं स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर, बाद में फिर प्रमोशन होता रहता है। तो ऐसे ही GET का है, ठीक है। आगे JEE वगैरह बनते हैं, GET असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह बनते हैं, मैनेजर बनते हैं। तो वो आगे की प्रक्रिया, आगे का प्रोसेस है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप फ्रेशर के बेस पे जाएंगे तो डिप्लोमा वाले DET की पोस्ट पे जाते हैं और आपका जो BTech वाले हैं वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोस्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जो सुब्रोज में जो स्टूडेंट्स जिनसे मेरी बात हुई है तो उनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह लिए हैं टेक्निकल में और HR राउंड की मैंने, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुब्रोज में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लेकर के बात हो रही है। तो सुब्रोज में तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। कई तो बच्चे जो हैं आपका डायरेक्ट भी जाते हैं वहाँ पर अपने रिज्यूम वगैरह देने के लिए, और कुछ बच्चे जो हैं मतलब थ्रू द कंसल्टेंट भी जाते हैं। तो अब वहाँ पर कंपनी का जो क्राइटेरिया, जैसे मैंने कहा है कि कंपनी का जो क्राइटेरिया वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। क्राइटेरिया कभी कंपनी फिक्स नहीं रखती हैं, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने आए उनके पास, जो कैंडिडेट हैं वो कितने आए हैं। तो जैसा कि मेरी उन बच्चों से बात हुई तो उनका तो टेस्ट हुआ था उसमें, तो डिप्लोमा और डिग्री के स्टूडेंट्स से जिससे मेरी बात हुई थी, तो एक उनसे एक आइडिया लेकर के तब जो है ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बच्चे उसमें ज़्यादा थे, तो उसमें पहला जो राउंड था उसमें उसमें पहले तो परसेंटेज का क्राइटेरिया था। पहला परसेंटेज क्राइटेरिया रखा उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने 60% से ऊपर वाले बच्चों को उन्होंने कंसिडर किया। और उसका जो पहला राउंड उसमें था उसमें आपका 30 क्वेश्चंस थे उसमें, जिसमें कि MCQ टाइप से उसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से थे, हीट एंड मास ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, थर्मल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो टेक्निकली कोई था जो जिसमें कि 30 क्वेश्चन थे। इन सब्जेक्ट से लगभग क्वेश्चन रखे हुए थे उन्होंने, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो बच्चे जिन बच्चों ने इस फर्स्ट राउंड को क्लियर किया वो बच्चे फिर सेकेंड राउंड के लिए चले गए टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। और जो बच्चे फिर यहाँ सेलेक्ट हुए वो फिर थर्ड राउंड के लिए चले गए आपका HR राउंड के लिए, HR इंटरव्यू के लिए, जिसमें कि 10 मिनट का HR इंटरव्यू हुआ इंडिविजुअली 1 by 1 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का जिन्होंने सेकेंड राउंड क्लियर किया था। तो आज की इस वीडियो में सुब्रोज का जो राउंड सेकंड है और जो राउंड थर्ड है उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मुझे
बच्चों से बात करके मिले हैं और एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस कुछ मिले हैं, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे कि आपको एडवांटेज मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और टेक्निकल इंटरव्यू जो होता है उसमें कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगर बच्चे कम होते हैं तो तब वो सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड को ही रख लेते हैं, जिसमें कि आपका जो रेज्यूम है उसके बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू आपका वो रखते हैं। तो डिपेंड करता है कंपनी के कि उनको कितने कैंडिडेट की ज़रूरत है और कितने कैंडिडेट जो उनके पास जो है जॉब के लिए आए हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं तो फिर उसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं, फिर रिटन टेस्ट रख लिया, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 रख लेते हैं। और अगर बच्चे इन्होंने लिमिटेड ही बुलाए हैं रेज्यूम शॉर्ट लिस्ट करके, तो हो सकता है फिर इसमें टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू कंपनी रखे, ठीक है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात होगी सिलेक्शन क्राइटेरिया को लेकर, क्या प्रोसीजर होता है इनका, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करें टेक्निकल इंटरव्यू राउंड को हम ले लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था आपका टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि जब कंपनी के सामने या फर्स्ट टाइम एचआर मैनेजर के सामने या फिर जो भी इंटरव्यूअर आपके सामने बैठा है, सबसे पहले वो आपसे यही क्वेश्चन करता है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। तो जैसे अपना आप नाम बताएंगे, अपनी क्वालिफिकेशन से स्टार्टिंग कहाँ से की और अभी फाइनली कहाँ तक आपने कर ली है, क्या क्या उसमें परसेंटेज रही है, क्या क्या आपने किया है। तो हालांकि उनके पास रेज्यूम भी रहता है, लेकिन एक बार वो फाइनली आपके वे ऑफ टॉकिंग से भी समझना चाहते हैं कि आप जो चीज़ बता रहे हो वो आपके रेज्यूम में है कि नहीं। तो वहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि जो रेज्यूम आपने लिखा हो जेन्युइनली लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहले तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल होता ही होता है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो व्हाट इज मिलिंग मशीन। सीधा उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन पूछ लिया कि मिलिंग मशीन जो है किसे कहते हैं। तो अगर मिलिंग मशीन की डेफिनेशन की बात मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे कि आंसर भी आपको हाथ हाथ मिलते रहें। तो मिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मशीनिंग यूजिंग रोटरी ए कटर्स टू रिमूव मटेरियल बाय एडवांसिंग ए कटर इनटू वर्क पीस, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि मिलिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि हम मशीनिंग करते हैं एक रोटेटरी कटर के द्वारा और उसकी हेल्प से मटेरियल को रिमूव करते हैं, ठीक है ना, वर्क पीस के ऊपर से। तो एक मल्टी कटर का हम जो यूज़ करते हैं जो कि मटेरियल को रिमूव करता है वर्क पीस के सरफेस से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिलिंग। और जिस मशीन पे वो प्रोसेस हम करते हैं उसे कहते हैं हम मिलिंग मशीन, ठीक है ना। तो इसकी ये प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी मिलिंग मशीन की, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन जो आपके सामने व्हाट इज सीएनसी मशीन। तो सीएनसी मशीन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है आपका सीएनसी की, ये आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, ठीक है ना, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अब सीएनसी मशीन होती क्या है, तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो इसको डिफाइन करने आसान सबसे इजी डेफिनेशन है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन आर ऑटोमेटेड मशीन्स विच आर ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर एग्जीक्यूटिंग प्री प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड कमांड्स, ठीक है ना। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स आर ऑटोमेटेड मशीन्स विच आर ऑपरेटेड बाय कंप्यूटर एग्जीक्यूटिंग प्री प्रोग्राम्ड सीक्वेंस ऑफ कंट्रोल्ड कमांड्स, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी सीएनसी मशीन कहलाएगी, ओके। चलिए इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ होती है व्हाट इज इंडेक्सिंग। आप देख रहे हैं अभी तक जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं आपका मिलिंग से ही चल रहे हैं क्वेश्चन। तो मिलिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग साइंस आपने पढ़ा होगा, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं सारे आपके मिलिंग से ही चल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग से पूछ रहे हैं। दिस मीन्स प्रोडक्शन में लेना होगा बच्चे को, तो प्रोडक्शन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इंडेक्सिंग क्या होती है आपका, indexing is an operation of dividing a periphery of a cylindrical workpiece into equal number of division by the help of index crank and index plate, ठीक है ना। तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ डिवाइडिंग ए पेरिफेरी ऑफ ए सिलेंड्रिकल वर्कपीस इनटू equal number of divisions by the help of index crank and index plate, okay। तो ये कहलाएगी हमारी इंडेक्सिंग। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग इन मिलिंग मशीन। जो मिलिंग मशीन हमारी है उस पर कितने टाइप की इंडेक्सिंग जो है वो की जाती है। अगर देखा जाए तो सबसे 4 टाइप की इंडेक्सिंग होती हैं जो हमने पढ़ी है। उसमें आपका अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाली जो होती है सिंपल इंडेक्सिंग होती है, और सेकंड जो होती है आपका कंपाउंड इंडेक्सिंग हो गई,
थर्ड आपका रहेगी जो उसमें वो आएगी आपका डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, और फोर्थ जो आपका रहेगी वो आएगी एंगुलर इंडेक्सिंग। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि हाउ मेनी टाइप्स, 4 टाइप्स की इंडेक्सिंग होती हैं, या 4 टाइप्स के इंडेक्सिंग मेथड्स होते हैं जो कि मिलिंग मशीन में परफॉर्म किए जाते हैं गियर के लिए। तो आपका सबसे पहला जो रहता है वो आता है सिंपल इंडेक्सिंग, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका रहेगा कंपाउंड इंडेक्सिंग, थर्ड नंबर पे आपका रहेगा उसमें डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, और फोर्थ होगी आपका एंगुलर इंडेक्सिंग, ठीक है ना। तो ये सभी जो आपका मिलिंग मशीन के इंडेक्सिंग मेथड्स हैं, और इंडेक्सिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं गियर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट इज टेपर टर्निंग फार्मूला ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पे अगर हमको टेपर टर्निंग करनी है, ठीक है ना, तो उस केस में पूछा है, ठीक है ना। सपोज स्मॉल डी हो गया, इधर आपका कैपिटल डी हो गया, तो फार्मूला क्या बनेगा, टेपर टर्निंग का फार्मूला पूछ रहा है, तो वो बनेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय 2l। तो कैपिटल डी जो आपका लार्ज साइड डायमीटर होगा वो आएगा, स्मॉल डी आप में जो आपका स्मॉल डायमीटर आएगा, और एल जो आपका 2l, एल जो होगा आपका लेंथ ऑफ द टेपर पार्ट, जो लेंथ है ये वाली लेंथ आएगी, और साथ में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो tan थीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटे में आपका 2l। तो ये फार्मूला जो बनेगा ये टेपर टर्निंग का आपका फार्मूला बनेगा ऑन लेथ मशीन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने आया है आपका व्हाट डू यू मीन बाय सीएनसी, वीएमसी एंड एसपीएम। तो यहाँ सीएनसी मशीन के बारे में पूछ लिया, वीएमसी मशीन के बारे में पूछ लिया, और आपका एसपीएम, एसपीएम होता है स्पेशल पर्पस मशीन, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सीएनसी को अगर कहा जाए तो पहले सीएनसी को ले लेते हैं। तो CNC stands for computerized numerical control. It is computerized manufacturing process in which pre-programmed software and code controls the movement of production equipments, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉपर बहुत इजी लैंग्वेज में आपको बता दें कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके आपको बताया कि CNC stands for computerized numerical control. It is a computerized manufacturing process in which pre-programmed software and code controls the movement of the production equipments. उसके बाद आपका VMC, VMC की जो फुल फॉर्म होता है वो कहलाती है आपका वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स, ठीक है ना। वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स, या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन्स, ठीक है ना। तो वर्टिकल आपका मशीनिंग सेंटर्स कह लीजिए, या फिर वर्टिकल मिलिंग मशीन्स आप कह सकते हैं इसको। तो मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ तो वर्टिकल मशीनिंग सेंटर्स आल्सो नोन एज वर्टिकल मिलिंग मशीन क्रिएट होल्स इन ए फ्लैट पार्ट्स। द वीएमसी टेक्नोलॉजी इज फेवर्ड व्हेन 3 axis work is done on a single phase such as in mold and die work। मैं अगेन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। vertical machining center also known as vertical milling machines create holes in a flat parts। The VMC technology is favored when 3 axis work is done on a single phase such as in mold and die work। okay, इसके बाद आता है थर्ड आपका एसपीएम, एसपीएम स्पेशल पर्पस मशीन। तो इसको हम कहेंगे स्पेशल पर्पस मशीन आर दोज मशीन विच आर नॉट अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, these are not covered in standard manufacturing program, these are also called bespoke machines। ओके, तो इनको bespoke machine भी हम कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल पर्पस machines are those machines which are not available off the shelf, these are not covered in standard manufacturing programs, these are also called bespoke machines। ओके, तो मैंने आपको तीनों को सीएनसी, वीएमसी और एसपीएम तीनों को मैंने जो आपको एक्सप्लेन करके अच्छे से बता दिया। चलिए इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन आपका ड्रा सैचुरेशन कर्व एंड एक्सप्लेन इट। तो सैचुरेशन कर्व जो है वो कैसे ड्रॉ होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो अगर सैचुरेशन कर्व ड्रॉ करना पड़ जाए तो इस तरह से होगा आपका, ठीक है। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको। यस, इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। इधर आपका ये टी हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर,
ये एंट्रोपी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है, और यहाँ से इसको और यहाँ से इसको ऐसे ले लीजिए आप, इस पॉइंट से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये 1 होगा, ये 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें फिर यहाँ पर आपका ये 3 होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपका 4 होगा, 4, ये 5 होगा और ये 6 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये होगा, और इधर आपका एंट्रोपी बढ़ेगी, इधर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सैचुरेशन कर्व हो गया आपका, सैचुरेशन वेपर कर्व आ गया आपका। और इसको एक्सप्लेन करना है तो इसमें द सैचुरेशन वेपर कर्व इज द कर्व सेपरेटिंग द टू फेस स्टेट एंड द सुपर हीटेड वेपर स्टेट इन द टीएस डायग्राम, ठीक है ना। तो जो हमारा सैचुरेशन वेपर कर्व है वो सेपरेट करता है टू फेस स्टेट्स को। तो द सैचुरेशन वेपर कर्व इज द कर्व सेपरेटिंग द टू फेस स्टेट एंड द सुपर हीटेड वेपर स्टेट इन द टीएस डायग्राम, जैसे कि शो किया टीएस डायग्राम के अंदर, ठीक है। ओके, तो ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा, शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंट्रोपी एंड एक्सप्लेन अबाउट इट। तो ये पूछे ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से जो है हम एंट्रोपी को जो है मेजर कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है फिर। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें सिंपल सा जो एक्सप्लेनेशन वो आएगा, टू मेजर एंट्रोपी, मेजर द एनर्जी डिस्पर्स्ड at the specific temperature, typically use a calorimeter to measure thermal energy transferred at a specific temperature। हालांकि हम जो है अगर एंट्रोपी को मेज़र करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है एनर्जी को जो है मेज़र कर सकते हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर विद द हेल्प ऑफ यूजिंग कैलोरीमीटर, ठीक है ना। लेकिन हम जो है एंट्रोपी को जो है डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एंट्रोपी आप डायरेक्टली तो मेज़र नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर एंट्रोपी को मेज़र आप करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो एनर्जी है उसको डिस्पर्स करेंगे एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, और उसको डिस्पर्स करने के बाद हम कैलोरीमीटर का यूज़ करके जो है थर्मल एनर्जी को हम मेज़र कर सकते हैं एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर। जो एनर्जी से हम जो थर्मल उसको डिस्पर्स करके और जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैलोरीमीटर। तो वही चीज़ मैं यहाँ बोल रहा हूँ, टू मेजर एंट्रोपी, मेजर द एनर्जी डिस्पर्स्ड एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर, टाइपिकली यूज ए कैलोरीमीटर टू मेजर थर्मल एनर्जी transferred at a specific temperature. Otherwise, we cannot measure entropy because due to large number of particles contained in a microscopic amount of matter, the relative values of these fluctuations with respect to the corresponding total macroscopic values are very small, ठीक है ना। तो ये इसका प्रॉपर आंसर बनेगा। मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। टू मेजर एंट्रोपी, मेजर द एनर्जी डिस्पर्स इन द स्पेसिफिक टेम्परेचर, टाइपिकली वी यूज a calorimeter to measure thermal energy transferred at a specific temperature. Otherwise, we cannot measure entropy because due to large number of particles contained in a microscopic amount of matter, the relative values of these fluctuation with respect to the corresponding total microscopic values are very small, ठीक है ना। तो ये है, हम थर्मल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, फिर हमको कैलोरीमीटर से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। अदरवाइज जो एंट्रोपी को मेज़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं बहुत लार्ज नंबर में होते हैं और बहुत स्मॉल अमाउंट, बहुत उनका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, जिसको कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही हम उसको चेक कर सकते हैं। और विद उसमें क्या होता है कि फ्लक्चुएशन जो होगा उससे कारण जो होगा टोटल नंबर उसको वैल्यूज़ जो वो भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जिसमें उनकी जो वैल्यूज़ होगी वो बहुत छोटी होगी, तो उसको ऐसे मेज़र करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर राइट आंसर है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, डिफाइन हीट एंड एंट्रोपी। तो सबसे पहले हीट को डिफाइन कर लेते हैं। हीट इज द
ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम और ऑब्जेक्ट टू अनदर और फॉर्म एन एनर्जी सोर्स टू ए मीडियम और ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैं दोबारा बताता हूँ। हीट इज द ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वन मीडियम और ऑब्जेक्ट टू अनदर और फॉर्म एन एनर्जी सोर्स टू ए मीडियम और ऑब्जेक्ट। ओके, and next is what is entropy. Define entropy. Entropy change of a system in a process is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by the temperature at which the transfer take place. दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ एंट्रोपी को। द एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम in a process is equal to the amount of heat transferred to it in a reversible manner divided by the temperature at which the transfer take place. ओके तो ये मैंने आपको हीट और एंट्रोपी दोनों डिफाइन कर दिए हैं अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फ्रॉम फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स। तो ध्यान रखना, अपने फाइनल ईयर में जो भी प्रोजेक्ट बनाया उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसमें पूछा था व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का टाइटल क्या था आपका, और आपका व्हाट इज़ योर रोल इन योर प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट था उसमें आपका क्या रोल था, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस इन योर प्रोजेक्ट, आपने किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस किया अपने प्रोजेक्ट में, एक्सप्लेन एनी वन प्रॉब्लम फ्रॉम योर प्रोजेक्ट विद सॉल्यूशन। और तो आपको जो है कोई एक प्रॉब्लम जो है अपने प्रोजेक्ट में बतानी, उसको आपने कैसे सॉल्व किया वो आपको उसमें बताना होगा। तो ये कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ओके, इसके बाद जो है HR से क्वेश्चन हुए थे। तो HR में किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल। तो वहाँ पर दोबारा से क्वेश्चन पूछा गया कि जो भी आपका अपने बारे में उसको बहुत एक्सप्लेन करके बताना है आपको वहाँ पर। सेकंड था आपका फैमिली बैकग्राउंड। तो अपने फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, और कितने ब्रदर सिस्टर हैं, अब वो क्या करते हैं, ठीक है, वो सब आपको बताना है इसमें। अगला क्वेश्चन था व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो अपनी कोई एक स्ट्रेंथ बतानी है और उसके साथ अपनी कोई वीकनेस बतानी है। ध्यान रखना कि स्ट्रेंथ ऐसी हो कि कंपनी जो है आपको बिल्कुल लेने के लिए राज़ी हो, और वीकनेस ऐसी हो कि जिस पे जो है कंपनी को उस वीकनेस से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो वर्क को लेकर के, ठीक है ना, तो ये ध्यान कि मैं 8 घंटे काम करूँगा उससे मैं काम नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। तो अगर ऐसे बोलोगे तो कंपनी बिल्कुल आपको नहीं लेगी। तो वीकनेस ऐसे बताना है कि कंपनी के जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है, उससे आपकी वीकनेस से कोई इम्पैक्ट ना पड़े, कोई अफेक्टेड ना हो। ठीक है ना, तो आपको सोच समझ के बताना है अपनी कोई एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था उसमें इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी और नोट, कि आप जो है हायर स्टडी के लिए जो आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो पूछ सकती कंपनी की भाई डिप्लोमा जैसे क्या हुआ है, तो क्या आगे आप फ्यूचर में डिग्री करना चाहेंगे या आगे हायर स्टडी के लिए आप जाना चाहेंगे, तो हायर स्टडी के लिए जाएंगे तो क्या जॉब छोड़ दोगे। तो ये सब चीज़ें वो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म जो कैंडिडेट वो टिकने वाला है कि नहीं टिकने वाला है। तो ये आपको खुद अपने आप अपने बिहार पे सोच के आंसर देना है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि नहीं मैं तो करस्पॉन्डेंस करूँगा या फिर मैं जो है पार्ट टाइम करूँगा, जो भी है वो खुल के बताने की बात है। ठीक है ना, कंपनी को लेना होगा तो वैसे भी लेगी फिर आपको। चलिए, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो हो सकता है कि ऑफ कैंपस में गए तो सैलरी एक्सपेक्टेशन पूछ सकते हैं कि आप सैलरी कितना लोगे। तो ये भी कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी सैलरी लेना चाहता है। ठीक है ना, इसके बाद ये हमारी एक बुक है मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। ये ई बुक है जो कि अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पे जो है ये बुक अवेलेबल है। इस बुक में जो है टोटल 100 क्वेश्चंस हैं विद आंसर, उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पे भी परचेज़ कर सकते हैं, और इंस्टामोजो पे जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस बुक का जो अमेज़ॉन का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल और ई बुक स्टोर है उसका जो लिंक है वो भी आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेकंड जो बुक है वो आपका DRDO की है, टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। मैंने पहले ही बोला था कि इंटरव्यू में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये बुक भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें टोटल 300 क्वेश्चंस हैं जो कि मैकेनिकल कोर्स ही है,
और इसमें जो है कम्प्लीटली टेक्निकल है और हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है डिटेल में। और ये भी आपको अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इंस्टा मोजो पर जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर भी ये बुक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इस बुक का जो लिंक है वो भी आपको इस मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है उसका लिंक भी आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये मैंने अलग से थ्योरी ऑफ मशीन की जो कि ई बुक लिखी है, जिसमें कि 500 इम्पोर्टेंट एमसी क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज जो है मैंने लिखे हैं। जो पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ जैसे चैप्टर हैं सीक्वेंस में, उन्हीं में टोटल 7 चैप्टर्स के जो मैंने एमसीक्यूज लिखे हैं, जिसमें कि आपका 500 क्वेश्चंस हैं और बहुत ही कम प्राइस बुक के रखे हैं। और इसमें टोटल जो 500 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, अपने थ्योरी ऑफ मशीन के एमसीक्यूज क्वेश्चन को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको जो है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बुक्स हैं जो कि टोटल 8 या 9 बुक्स हैं, जैसे असिस्टेंट मोटर व्हीकल मैकेनिक की है, ठीक है ना, आपको वो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, तो आप मेरी ई बुक स्टोर पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको और भी किताबें मिल जाएंगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे ई बुक स्टोर का और अमेजोन के लिंक सभी आपको दिए होंगे, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।